सेक्शन 50C काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। My screen is visualized to you. Okay. देखिए इस सेक्शन में कोई लैंड बिल्डिंग आप बेच रहे हैं तो वो कह रहे हैं, ये जनरली लोग क्या करते हैं कि अपनी जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं, मान लो मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और जब रजिस्ट्री कराने की बारी आई तो मैंने 50 लाख या 60 लाख की कराई, तो नुकसान क्या हुआ? मैंने 1 करोड़ की खरीदी थी लेकिन ऑन द पेपर 50 या 60 लाख की है, तो जिसने बेची उसे कैपिटल गेन भी कम हुआ ऑन द मतलब नंबर 1 में देखा जाए तो, और हालांकि डील तो 1 करोड़ की थी, तो इसका मतलब 60 लाख वाइट में दे दिए, 40 लाख आपको ब्लैक में दे दिए, तो 40 लाख जो ब्लैक में दिए उससे टैक्स आपका बच गया, टैक्स नहीं लगा। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हमें करना क्या है, हमें यह करना है आपके साथ कि आपकी जो सेल कंसीडरेशन है, यानी जो आप दिखा रहे हो सेल कंसीडरेशन, वो अगर स्टैंप ड्यूटी के 110% तक है तो जो आपने सेल कंसीडरेशन दिखाया वही ले लेंगे हम। लेकिन अगर वो स्टैंप ड्यूटी जो है उससे ऊपर निकल गई तो फिर सेल वैल्यू आपकी क्या होगी? स्टैंप ड्यूटी होगी। देखिए जैसे ध्यान से देखना है, हम पीरियड ऑफ होल्डिंग से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी निकालते हैं वो निकाल लेते हैं, फिर सेल प्रोसीड लिखते हैं। तो उन्होंने कहा यहां पर रियल एस्टेट में आप क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू घटा के दिखाते हो तो हमें क्या लेना है? यहां पर हमें लेना है, ये ध्यान से देखिएगा, सपोज डील यानी कंसीडरेशन जो दिखाया जा रहा है वो मान लो 1 करोड़ का है, तो गवर्नमेंट बोली कि भैया इसका 110% कर लो, तो हो गया 1.10 करोड़। अब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए 1.05 करोड़ है, या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए 1.12 करोड़ है। दो केसेज मैंने लिए, तो हमारी गवर्नमेंट बोली कि जितने का आपका कंसीडरेशन था, यानी जो भी आप दिखा रहे हो उसको हम 110% करेंगे। लास्ट ईयर तक ये 105% था, इस साल अमेंडमेंट होके 110% हुआ है। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे, तो सबसे पहले 110% किया। अब मैंने दो केस लिए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक केस में 1.05 करोड़, एक में ये, तो अब सेल प्रोसीड क्या ली जाए? तो देखिए यहां ली जाएगी 1 CR और यहां ली जाएगी 1.12 CR, यानी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 110% तक है तो कंसीडरेशन ले लीजिए, और 110% से ऊपर है तो फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लीजिए। पहले बताइए इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, फिर हम इसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे। प्लीज लेट मी नो फास्ट। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के जो कंसीडरेशन है उसे 110% पे ले आओ, और फिर देखो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू
उससे ज्यादा है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे सेल कंसीडरेशन यहां पर, यानी यहां सेल कंसीडरेशन पहले केस में 1 करोड़ और दूसरे केस में 1.12 करोड़, और फिर खर्चा और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह अगर लॉन्ग टर्म है तो निकाल दीजिए, कैपिटल गेन निकल आया। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। देखिए हमारे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये सेक्शन दिया हुआ है, और देखिए उन्होंने ये कहा कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस डेट की लेनी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस डेट की लेनी है, यह समझने वाली बात है। तो देखिए अब मैं लिख रहा हूं, तो आप मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा पहले, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दो पार्ट में मैंने बांटा। इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट is different from the date of transfer and लिखा है यहां पर मैंने, एंड लिखते रहिए साथ के साथ, एंड होल ऑफ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन is received by way of account pay check, ड्राफ्ट या ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में सब आ जाता है आपका, ECS, IMPS, NEFT, RTGS वगैरह सब, भीम, सब कुछ आ जाता है। दूसरा लिखेंगे, यहां हाथ के हाथ नीचे भी लिख देता हूं मैं, आप भी लिखें साथ के साथ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू on the date of agreement, फिर दूसरा है if date of agreement is different from the date of transfer, दोबारा से सेम लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, if date of agreement is different from the date of transfer and whole or part of the consideration is not received by way of account pay check एटसेट्रा, जो मैंने यहां लिखा था वही एटसेट्रा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये लिख लिया हो तो प्लीज मुझे बताएं, मैं डिस्कस करता हूं। आप सुने, मैंने आपको ये बोला था कि कंसीडरेशन जो है उसका 110% कर लेंगे, और फिर देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% तक है तो हम कंसीडरेशन ही लेंगे। यहाँ 1 करोड़ मैंने मान लिया था कंसीडरेशन, 110% किया तो 1.10 करोड़। पहले केस में मैंने 1.05 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली, तो बताइए वो 110 करोड़ की लिमिट में आ गई, तो इसलिए कंसीडरेशन 1 करोड़ लेंगे।
लेकिन यहां पर देखिए 1.12 करोड़ ली तो ये उससे ऊपर निकल गई, इसलिए कंसिडरेशन 1.12 करोड़ लेंगे और फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर इंडेक्स कॉस्ट वगैरह करके कैपिटल गेन निकाल देंगे। अब बात ये आती है सर किस डेट की लें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, किस डेट की? तो ध्यान से सुनना, ध्यान से, एग्रीमेंट की डेट और ट्रांसफर यानी जिस दिन एग्रीमेंट किया और रजिस्ट्री हुई प्रॉपर्टी की 2-4 महीने का समय होता है जनरली, तो दोनों डिफरेंट हैं, दोनों केस में डिफरेंट है। और फिर देखिए एंड लिखा, डेट ऑफ ट्रांसफर और डेट ऑफ एग्रीमेंट अगर अलग है, देखो दोनों सेम है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसी दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर अलग अलग हैं तो हमें देखना है कि होल ऑफ पार्ट ऑफ द पैसा जो है वो नंबर 1 में मिला है, कुछ भी इज मिला है क्या, कुछ भी, हाँ जी मिला है, तो बस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो एग्रीमेंट की डेट है उसी दिन की ले लेंगे, उसी दिन की ले लेंगे, राइट, उसी दिन की ले लेंगे। और अगर मान लीजिए ये दोनों मान लीजिए अगर डिफरेंट तो दोनों ही जगह है, एग्रीमेंट की डेट और ट्रांसफर की डेट दोनों जगह, बस यहां पर क्या बोल दिया उन्होंने, यहां पर बोला कि पार्ट और होल जो अमाउंट है कंसिडरेशन वो नंबर 1 में नहीं मिला, यहां मिला और यहां नहीं मिला। यहां मिला तो एग्रीमेंट की डेट जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वही ले लेंगे, और अगर नहीं मिला है तो फिर जो ट्रांसफर की डेट को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो ले लेंगे। बताइए एकदम समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बताएं तुरंत। समझ आया, वेरी गुड। बस एक छोटा सा और है, कई बार क्या होता है हम ये बोल देते हैं, मैं असेसी हूं और मैं बोल रहा हूं जी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना जी वो फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है, तो ये तो साहब मेरे साथ अनड्यू हार्डशिप हो रही है, मार्केट का रेट ही नहीं हो, तुमने जबरदस्ती रेट कर दिया गवर्नमेंट ने, ये कोई बात हुई क्या? तो ऐसे केस में मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को क्या कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, आई विल चैलेंज दिस वैल्यू। अब मैं चैलेंज करूंगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ध्यान से सुनना, वैल्यूएशन ऑफिसर को अपना केस रेफर कराऊंगा, ध्यान रखना वैल्यूएशन ऑफिसर होना चाहिए, असेसिंग ऑफिसर नहीं चलेगा यहां पर, वैल्यूएशन ऑफिसर। और वैल्यूएशन ऑफिसर ने मान लो कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू करके दी, अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लो आ रही है 1.12 करोड़ और वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू आ रही है मान लो 1.09 करोड़, तो ध्यान रखना फिर इन दोनों में लोअर लेनी है, क्या लेनी है, लोअर, यानी वैल्यूएशन ऑफिसर और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में जो लोअर है वो वैल्यू हमारी सेल कंसिडरेशन होगा और फिर अकॉर्डिंगली हम कैपिटल गेन निकाल देंगे। मैं समझता हूं ये सेक्शन एकदम समझ आ गया होगा आप लोगों को, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा, और है तो प्लीज पूछें, नहीं तो मैं फिर फटाफट से अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाता हूं। आ गया, वेरी गुड। चलिए साहब अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और देखिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जम्पशंस। ये एग्जाम में आती है, तो हम अब एग्जम्पशंस उठा रहे हैं, एग्जम्पशंस को खत्म करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा मेरे साथ समझिए, इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, बुक, हाँ दिख रही है। देखिए आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी जो रेजिडेंस के लिए यूज हो रही थी वो बेच दी, अब उसमें बिल्डिंग है, लैंड अपॉर्टिनेंट है, कुछ भी है, और इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या लिखी हुई है, टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैंने किराए पे उठाई है, रेंट आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है। मेरी एक प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, अब उसमें तो लॉस आता है, तो क्या मैं उसे यहां कवर कर सकता हूं, यहां लिख सकता हूं कि हाँ जी वो भी कवर है, टैक्सेबल अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी आएगा, लेट आउट हो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड कैसी भी हो, बोलो जल्दी से। देखिए बिल्कुल, मतलब लेट आउट हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड कुछ भी हो, आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची, आप कौन असेसी हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ, बड़ी सीधी सी बात है, रहता भी कौन है घर में, लाइव पर्सन, और लाइव पर्सन कौन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ, बहुत बढ़िया। अब बात आ रही है कैपिटल गेन
देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पे हमने पढ़ा था 24 महीने से ऊपर होगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगी, क्लियर। तो ध्यान रखना मोर देन 24 मंथ्स बोल रहा है, इसका मतलब केवल लॉन्ग टर्म असेट की बात कर रहा है। यानी कि अब साधारण शब्दों में मैं आपसे बात करूं, सिंपल शब्दों में बात करूं, तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, कि मान लीजिए मैंने कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, मैं इंडिविजुअल एचयूआर हूं, ठीक है। तो जो कैपिटल गेन मुझे हुआ, मैं उस पर कैसे टैक्स बेनिफिट ले सकता हूं, देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, आप समझेंगे, एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझ में आएगा आपको। सेक्शन 54 ट्रांसफर और हाउस प्रॉपर्टी, हेडिंग डाल लीजिए, मोर देन 24 मंथ्स की बात हो रही है, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। असेसी भी कौन है, इंडिविजुअल या एचयूएफ है। अब देखिए हमने मान लीजिए प्रॉपर्टी बेची, फॉर एग्जांपल 3 करोड़ रुपए, एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर थे 1 लाख। मैंने ये एग्जांपल समझाने के लिए लिया है ताकि समझ जाओ आप। नेट सेल प्रोसीड 2 करोड़ 99 लैक्स, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो 1 करोड़ है, और अगर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती तो वो भी लेस कर देते। मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 1 करोड़ 99 लाख। ये हमें अच्छी तरीके से निकालना आता है, इसमें हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बड़े आराम से निकल आता है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ये बच जाए आपका, इस पे टैक्स ना लगे, तो आपने करना क्या है, देखो ध्यान से। वो कह रहे हैं डेट ऑफ सेल, यानी जो घर आपने बेचा, मान लो वो बेचा 1/1/2021 में, एज्यूम कर ली मैंने डेट, तो बोले 1 साल पहले यानी 1/1/20, और 2 साल के अंदर 1/1/23, यहां से 2 साल, और 3 साल के अंदर 1/1/24। ये डेट्स बनी। दोबारा सुन लें, जो घर ये मैंने बेचा और जिस पर मुझे कैपिटल गेन हुआ है, वो मान लो मैंने इस डेट को बेचा, तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने इसे बेचने से पहले भी कोई खरीद लिया है, परचेज, यानी परचेज पहले कर लिया है, तो भी आपको एग्जम्पशन दे देंगे हम। डेट ऑफ सेल के 2 साल के अंदर अंदर परचेज कर लिया है, तो भी एग्जम्पशन है, और डेट ऑफ सेल के 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, तो भी हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे। चलिए साहब प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी सेक्शन के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब सारे सेक्शन है, तो हमें फटाफट से निकाल के खत्म करना है, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। चलिए साहब अब जरा सुनिए, अगर डेट ऑफ सेल ये है तो इसका प्रीवियस ईयर एंड होगा 31/3/21। इसकी रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट क्या होगी, मान लो 31 जुलाई है, वो हमेशा असेसमेंट ईयर की होती है, ये है। प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। तो भैया वो ये कह रहे हैं कि जो ये कैपिटल गेन हुआ है आपको, इस कैपिटल गेन से रिटर्न की डेट से पहले, यानी ज्यादा से ज्यादा इस डेट तक आप नया मकान खरीद लीजिए या बनवा दीजिए, लेकिन अगर आप इस डेट तक ना खरीद पाए ना बनवा पाए, तो हमने ये टाइम लिमिट जरूर दी है आपको, लेकिन ये टाइम लिमिट तब है जब आप ये पैसा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका हुआ है, आप डिपॉजिट कर दो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट में। अगर आपने रिटर्न की डेट तक पैसे जमा भी कर दिए, तो भी हम यहां कह देंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, और जितना आपने कराया वो, मान लो मैंने पूरा 1,99,000 लगा दिया, या तो मैंने मकान खरीद लिया इस डेट तक, रिटर्न की डेट तक, या फिर मैंने पैसे जमा कर दिए कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट में। डिपॉजिट करने पर भी मुझे क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब मेरी बात सुने, मैंने डिपॉजिट की, एग्जम्पशन मिल गई, तो गवर्नमेंट कह रही है बस इस डेट तक अब खरीद लेना और इस डेट तक बनवा जरूर लेना।
या तो खरीद लो इस डेट तक या इस डेट तक बनवा लो। अगर आपने ऐसा किया और ये पैसे वहां खर्च कर दिए तो हम मानेंगे हमने एग्जाम्पशन सही दी और आपको एग्जाम्पशन मिल गई। लेकिन ना तो इस डेट तक आपने खरीदा, ना आपने इस डेट तक बनवाया, और टाइम एक्सपायर हो गया। तो टाइम जो एक्सपायर हुआ वो कौन सा प्रीवियस ईयर होगा? देखिए ये आया 2023-24 में। तो ये जितना भी कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा जमा है और अनयूटिलाइज्ड वो आपका क्या माना जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि आपने डिपॉजिट भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया था और उस ईयर में ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आई रिपीट, अगर आपने खरीद लिया और बनवा लिया रिटर्न की डेट तक, बहुत बढ़िया बात, या डेट ऑफ सेल से पहले भी 1 साल खरीद लिया है, 1 साल के अंदर खरीद लिया, तो भी ये एग्जाम्पशन यहाँ मिल जाएगी आपको सेक्शन 54 की। आपने रिटर्न की डेट तक ना खरीदा ना बनवाया, तो गवर्नमेंट बोली भैया फिर एक काम करो, पैसे जमा करा दो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट में और फिर हम आपको एग्जाम्पशन दे देंगे, और फिर आप ये पैसे निकाल के इस डेट तक खरीद लेना, इस डेट तक बनवा लेना। आप खरीद लेते हो, बनवा लेते हो, माना जाएगा आपने बात मानी और जो एग्जाम्पशन दी गई वो मिली रहेगी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन यदि आपने ना खरीदा ना बनवाया, टाइम ओवर, तो गवर्नमेंट कह रही है फिर जिसमें, जैसे मान लो यहाँ खरीदना था आपने नहीं खरीदा, तो फिर चलो बनवाने का टाइम है, आपने बनवाया भी नहीं, तो फिर जिस ईयर में टाइम एक्सपायर होगा उस ईयर का कैपिटल गेन मान के आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। राइट, चलिए अब और गवर्नमेंट ने एक और बात बोली कि जो नया घर खरीदा आपने, जो नया घर खरीदा वो नया घर आप 3 साल तक बेच नहीं सकते। लो जी, मैंने क्या किया, 199 का नया घर खरीदा और 2,10,000 में बेच दिया और 3 साल से पहले बेच दिया। मान लो 3 साल से पहले या 2 साल से भी पहले बेच दिया, 3 साल का टाइम लिमिट है पर 2 साल से पहले बेच दिया, तो बताइए 24 महीने के पे शॉर्ट टर्म हो जाता है वो, अगर 2 साल से पहले बेचा। और मैंने मान लो 2 करोड़ 10 लाख में बेचा है, तो जरा बताइए यहां से यहां तक का डिफरेंस 11 लाख, वो तो शॉर्ट टर्म वैसे ही हो गया। और गवर्नमेंट कह रही है जो ये एग्जाम्पशन है ना, ये भी आपसे छीन ली जाएगी और ये भी क्या बन जाएगी? शॉर्ट टर्म बन जाएगी। तो इसका तरीका ये होगा करने का कि हम ऐसे फॉर्मूला अपनाएं, परचेज माइनस एग्जाम्पशन। परचेज कितने का किया था हमने? 1,99,00,000 का, और एग्जाम्पशन भी कितनी मिली थी? 1,99,00,000 की, तो कॉस्ट क्या रहेगी? नील। तो ये 2,10,00,000 आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। आई रिपीट, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। 1,99,00,000 का 3 साल से पहले, और मैंने मान लिया 2 साल से पहले बेचा, 2 साल से पहले बेचा तो भैया 2,10,00,000 का बेचा, 1,99,000 खरीदा था तो 11 लाख तो सीधे सीधे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गए। 1,99,000 है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, आपको ये घर नहीं बेचना चाहिए था, आपने बेच दिया, तो उस स्थिति में शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म भी यहाँ पर क्या बन गया? शॉर्ट टर्म। अब वो फॉर्मूला मैंने कैसे बताया, यानी 11 लाख तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया और 1,99,000 भी शॉर्ट टर्म, तो दोनों मिला के 2,10 हो गए। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि हम ऐसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालें, परचेज माइनस एग्जाम्पशन। खरीदा भी इतने का और एग्जाम्पशन भी इतनी, तो कॉस्ट हो गई नील, ये आ गया हमारा कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म मान के इसके ऊपर क्या लग जाएगा? टैक्स। अब देखिए यहां पर एक बात हमें समझने वाली है बहुत अच्छे से। अब देखिए, अब यहां पर मैं आपको अपनी बुक में दिखा रहा हूं, 2 कंडीशन है। वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड ₹2 करोड़, तो री इन्वेस्टमेंट इन वन हाउस प्रॉपर्टी आइदर परचेज 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर विद इन 2 ईयर्स और विद इन 3 ईयर्स आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर। और अगर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ तो आप 2 घर खरीद सकते हो, यानी बड़ा घर खरीदना है तो 1 और छोटा खरीदना है तो 2। सर थोड़ा सा इसको बना दो सिंपल सा, लो जी सिंपल सा बना देता हूं। लिखिए मेरे साथ साथ, एक्सीड ₹2 करोड़, डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। यहां वन हाउस है, यहाँ 2 हाउस खरीद सकते हो बस, और क्या है? टाइम लिमिट है ये जो टाइम लिमिट मैंने लिखी थी, बस ये याद रखना है कि अगर हमारा कैपिटल गेन जैसे अब ये 1,99,00,000 यानी 2 करोड़ से कम था, तो बस मैं 2 घर खरीद सकता हूँ छोटे छोटे, क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ ये वाली कहानी। डेट ऑफ सेल से 1 साल पहले के अंदर भी खरीद सकते हो, 2 साल के अंदर भी, और 3 साल के अंदर बनवा सकते हो। ठीक है,
इससे पहले आरओआई की डेट आएगी, उस डेट तक खरीद लिया बनवा लिया ठीक है, नहीं तो पैसे जमा कराओ और फिर वहाँ से निकाल के इस डेट तक खरीद लो बनवा लो, ना खरीदा ना बनवाए, टाइम ओवर। तो जिस ईयर में टाइम ओवर हो रहा है उस ईयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट्स ऑल। और जो मकान आपने खरीदा वो 3 साल तक नहीं बेच सकते हैं, बेचा तो जितने का बेचा माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने क्या बोला था, परचेज माइनस एग्जाम्पशन। वैसे ही देखो 2 करोड़ 10 लाख और 1,99,000 11 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जो 1,99 है ये भी क्या बन जाएगा शॉर्ट टर्म। तो वो कह रहे हैं परचेज माइनस एग्जाम्पशन, जितने खरीदा उतनी एग्जाम्पशन, कॉस्ट नील, तो 2 करोड़ 10 लाख पूरा क्या बन गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन गया। अब आप कहोगे सर अगर ये 24 महीने से ज़्यादा निकल जाए तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म होगा तो हम क्या करेंगे, 11 लाख तो शॉर्ट टर्म है ही, सॉरी 11 लाख तो लॉन्ग टर्म बनेगा, जो पहला वाला है 1,99 वो शॉर्ट टर्म ही रहेगा, और 1,99 का इंडेक्स करके हम 2,10,000 में से घटाएंगे, यानी कॉस्ट हमारी 1,99 उसका इंडेक्स करके 2,10 में से घटा दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो कंडीशन ब्रेक हुई वो आपकी शॉर्ट टर्म ही रहेगी, इट विल नॉट बी चेंज। अब देखिए एक छोटी सी बात और लिखी हुई है वो भी मैं बताता हूं आपको। ये देखिए मैंने नोट दिया हुआ है, वेयर एनी ड्यूरिंग एनी असेसमेंट ईयर एसएससी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू परचेज कंस्ट्रक्ट 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया, he shall not be subsequently entitled to exercise the option for the same और एनी असेसमेंट ईयर। अगर उसने 2 हाउस वाला चूज कर लिया तो फिर वो ना तो उस साल ना आगे कभी भी, अब वो इस सेक्शन में मान लो कुछ बेच के खरीदना चाहता है तो उसे एडवांटेज नहीं मिलेगा। सो दिस वाज सेक्शन 54। अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर बाकी सेक्शंस करना शुरू करता हूं। क्लियर है तो क्लियर लिख दो। क्लियर है, ओके। हाँ ईशिता, मैंने यहां पर ये किया है, मैं दिखा देता हूं आपको, दोबारा दिखा देता हूं, डोंट वरी। देखो मैंने ये बोला था कि अगर आप 2,10 और 1,99 की बात करें तो डिफरेंट 11 लाख हुआ। अगर 24 महीने से पहले गया तो शॉर्ट टर्म होगा, हाँ जी शॉर्ट टर्म होगा। और जो ये एग्जाम्शन थी ना ये भी पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म पे 10 20 30% तक लगता है और लॉन्ग टर्म 20% में रह जाता है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म था और ये बदल के यहाँ क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म, तो पनिशमेंट हो गया, हाई रेट में चले गए आप, राइट। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट, मैंने तरीका बताया है कि कितने की खरीदी, 199 पूरे का खरीद लिया, एग्जाम्शन भी कितनी मिली, पूरी मिली जी। तो जो भी एग्जाम्शन मिली आपको वो आप जो है क्या करेंगे, इसमें से परचेज माइनस एग्जाम्शन जो भी आएगा वो आपका कॉस्ट हो जाएगी नील, और फिर रिसीव सेल प्रोसीड में से नील लेस करेंगे तो सारे का सारा बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो मैंने ये एक सिंपल सा फॉर्मूला समझाने की कोशिश किया कि आप ऐसे एग्जाम में करोगे तो गलती होने की संभावना ना के बराबर है। सो यू कीप इन माइंड परचेज माइनस एग्जाम्शन, नया घर कितने खरीदा था और एग्जाम्शन कितनी मिली, डिफरेंस आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जितने का खरीदा उतने की मिली तो कॉस्ट क्या हो गई 0, इसलिए मैंने यहाँ पे किया है। बताइए अब क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज फास्ट लिखा कीजिए, आज मुझे खत्म करके जाना है ये। सब लोग बताएं प्लीज। कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आएगी सेक्शन 50B की। सेक्शन 50B क्या कह रहा है देख लीजिए साहब, सेक्शन 50B क्या कह रहा है। सेक्शन 50B कह रहा है ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज बाय एन इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स और एचयूएफ। मेरे द्वारा, मेरे पेरेंट्स के द्वारा या मेरे एचयूएफ के द्वारा कोई ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रही थी, प्लीज ध्यान से सुनना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट है ही नहीं, तो भैया अगर आप उसे बेचते भी हो, कितना भी प्रॉफिट हो, टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उसे कैपिटल असेट नहीं माना जाता। क्लियर? तो ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है। अर्बन जैसे दिल्ली में मान लो एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से ऊपर हो सकती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। एग्जम्पशन वही डिफरेंस जो मैंने अभी बताया था। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। हमने कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची,
और ये कैपिटल गेन मान लो यहां पर भी यही आ गया, ये वाला सपोज यही आ गया। तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपने करना क्या है, इस कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कराने के लिए करना क्या है, नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है। देख लेते हैं जी, देखिए साहब, एग्रीकल्चर लैंड नॉट इन रूरल एरिया यूज्ड बाय एसएससी और हिज पेरेंट्स फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years प्रायर टू डेट ऑफ ट्रांसफर इज ट्रांसफर। यानी मेरे द्वारा, मेरे पेरेंट्स के द्वारा, मेरे एचयूएफ के द्वारा जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी दिल्ली में, मान लो दिल्ली अर्बन एरिया है, वहां पे मेरी एग्रीकल्चर लैंड है और मैंने बेची है, तो वो कम से कम 2 साल से मैं यूज कर रहा हूं अपने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, वो बेची है मैंने और बेचने पर मुझे हो गया कैपिटल गेन। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड विद इन ए 2 period फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर शुड नॉट ट्रांसफर 3 years। मतलब यह है कि भैया देखो, अभी पुराने एग्जाम्पल पे ही जाके आपको फिर समझाता हूं। मैंने दिल्ली में अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची और 1,99,00,000 का मुझे कैपिटल गेन हो गया। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि मैं नई एग्रीकल्चर लैंड खरीद लूं विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, जिस दिन मैंने ये लैंड बेची है उसके 2 साल के अंदर। पर फिर वही बात आ गई, रिटर्न की डेट तो यहाँ पे भी आएगी, क्योंकि 2 साल का समय तो ज़्यादा होगा, रिटर्न तो पहले ही आ जाएगी। तो गवर्नमेंट बोली कि रिटर्न की डेट तक खरीद लो। अगर रिटर्न की डेट तक खरीद ली तो खरीदने पर हम एग्जाम्पशन दे देंगे 54B लिख के यहाँ पर, जितने की आपने खरीदी, मान लो 199 तो 199। अच्छा, आपने नहीं खरीदी तो आप प्रॉमिस करो, और प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस करो खरीदोगे, लेकिन तुम्हारे सिर्फ प्रॉमिस से नहीं बात चलेगी। हम ये प्रॉमिस तब पूरा मानेंगे जब ये पैसा तुम कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कर दो। मैंने कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कर दिया रिटर्न की डेट से पहले, इस डेट से पहले, ठीक है। जमा करते ही मुझे क्या मिल गई, एग्जाम्पशन मिल गई। अब गवर्नमेंट कह रही है यहां से निकाल के 2 साल के अंदर अंदर खरीद ले, खरीद लीजिए बस, तो एग्जाम्पशन जो मिली मिली रह गई, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर जो मैंने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है, प्लीज ध्यान से सुने, उसे मैं 3 साल तक नहीं बेच सकता। अगर मैंने 3 साल से पहले बेच दी तो यही होगा जो मैंने यहां पे करके दिखाया था। कितने की बेची, सेल प्राइस, कितनी खरीदी थी, क्या एग्जाम्पशन थी, कॉस्ट आ जाएगी, डिफरेंस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी यहां पर भी पनिशमेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में मिलेगा। तो यहां पर बस क्या डिफरेंस था, यहां आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची, आप इंडिविजुअल एचयूएफ और इंडिविजुअल के पेरेंट्स के द्वारा कम से कम 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रही थी, और इस पर जो कैपिटल गेन हुआ आपने रिटर्न की डेट से पहले अगर इन्वेस्ट कर दिया दूसरी एग्रीकल्चर लैंड में तो एग्जाम नहीं किया तो आप कैपिटल गेन में जमा कर दो, जमा करते ही आपको एग्जाम में मिल जाएगी। और फिर ध्यान रखना 3 साल तक आप इसे नहीं बेच सकते, जिस दिन खरीदी वहां से 3 साल तक, और 3 साल से पहले बेचा तो जैसे यहां पर ट्रीटमेंट किया था वैसे ही वहां हो जाएगा। अब एक सवाल छोटा सा, मैंने मान लो दिल्ली में कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड भेजी और मेरे को 10 करोड़ का फायदा हुआ, मैंने रिटर्न की डेट से पहले ही 10 करोड़ की लैंड रूरल एरिया में खरीद ली, एग्रीकल्चर लैंड ही रूरल एरिया में खरीद ली। पहले तो बताओ मुझे, रूरल एरिया में लैंड खरीदने पर एग्जाम्पशन मिलेगी या अर्बन एरिया में ही खरीदनी पड़ेगी, बताओ फटाफट से। रूरल एरिया में खरीदने पर मुझे एग्जाम्पशन मिलेगी क्या? बिल्कुल, आप रूरल में खरीदो अर्बन में खरीदो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मिलेगी, एकदम मिलेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने रूरल एरिया में 10 करोड़ की लैंड खरीद ली, अब वो कह रहे 3 साल तक मैं बेचना, मैंने अगले ही दिन 9.5 करोड़ में बेच दी, अगले ही दिन 9.5 करोड़ में बेच दी। आप मुझे बताइए, 3 साल से पहले बेच दी, मेरी एग्जाम्पशन छीनी जाएगी या नहीं जाएगी, या मेरे को कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा? 9.5 करोड़ की बेच दी मैंने, हाँ रूरल एरिया वाली अगले दिन ही बेच दी, बताइए कोई टैक्सेबिलिटी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैंने कौन सी बेची है, रूरल एरिया की, और रूरल एरिया वाली असेट जो होती है वो कैपिटल असेट नहीं मानी जाती। रूरल एरिया की कैपिटल असेट रूरल एरिया की एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट नहीं मानी जाती, इसलिए कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना, फटाफट दो। चलिए,
अब देखिए आगे की बात करते हैं। देन भाई मतलब भाई आपने रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची है तो कैपिटल असेट है ही नहीं, तो आप कर गए, मतलब गवर्नमेंट के साथ खेल गए, ठीक है, और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ करने वाले करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, पर आप ये देखिए एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल एरिया में खरीदी है, क्या वो जल्दी सेलेबल है? लोग पैसे तो फंसा देंगे, पर जैसे तुरंत बेचनी है बिक जाएगी। मैंने तो एक एग्जाम्पल ले लिया, बिक गई। भाई ये लूप होल है, फायदा उठा लिया तरुण मैंने, और क्या है, लूप होल है, लूप होल का फायदा उठा रहा हूं मैं। गवर्नमेंट रोक सकती है, रोक ले मुझे, या कोई कानून बना ले। समझ आया? दिस इज लूप होल। चलिए अब हम बात करेंगे 54D की। देखिए यहां पर कह रहे हैं कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और एनी राइट इन लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। हाँ आप बेच दीजिए और कुछ मत खरीदिए रक्षिता, स्टिल कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। आपने फर्स्ट जो कैपिटल गेन था वो 2 साल में खरीद लिया, लैंड खरीद ली, अब आप उसे अगले दिन ही बेच रहे हैं और रूरल है, चलेगा। सर अगर 1 करोड़ कैश दें तो चलेगा लैंड परचेज करने पे? क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात नूर। वो तो फिर सर्कल रेट लग जाता है ना, सर्कल रेट तो बनाई है गवर्नमेंट ने इसीलिए कि आप ब्लैक मनी ज्यादा लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, सर्कल रेट है मिनिमम इतना तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ना। अब आजकल तो गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी पे 50 लाख से ऊपर टीडीएस का वो डाल दिया है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, अब करना इतना आसान नहीं है। चलिए 54D क्या है? 54D कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया लैंड एंड बिल्डिंग का जो किसी के पास इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री के रूप में चल रही थी। अब ध्यान से सुनना एक एक शब्द, एनी एसएससी हेल्ड एंड यूज्ड बिफोर ट्रांसफर एटलीस्ट 2 years फॉर द पर्पज ऑफ इट्स बिजनेस। मेरी फैक्ट्री है, लैंड एंड बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी टेक ओवर कर ली और वो मेरे पास 2 साल या उससे ज्यादा से मैं यूज कर रहा हूं अपने इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसे, एक सिंपल से प्रैक्टिकल लेके समझ लेते हैं इसको। देखिए कंपल्सरी एक्विजिशन land and building forming part of industrial undertaking, सेक्शन 54D। अब मैं असेसी हूं, मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग थी जो मेरी इंडस्ट्री के रूप में चल रही है, मैं यूज कर रहा हूं फॉर माई बिजनेस पर्पज, इंडस्ट्रियल पर्पज। मेरे पास कम से कम एटलीस्ट 2 years हेल्ड एंड यूज्ड है, मेरे पास है 2 साल से कोई लैंड एंड बिल्डिंग, मैं उसका ओनर हूं, 2 साल से मैं मतलब ओनर शब्द छोड़िए अभी, इसका तो मैं बताऊंगा क्या है। 2 साल से और मैं हेल्ड एंड यूज कर रहा हूं और मेरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली। जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली, मान लीजिए लॉन्ग टर्म है, तो सेल प्रोसीड की जगह हम लिखते हैं कंपेंसेशन रिसीव्ड, वो मैंने आपको बताया था सेक्शन 45(5) में, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, कंपेंसेशन जो मुझे मिली, मेरी गवर्नमेंट ने टेक ओवर की, मुझे कंपेंसेशन मिली और ये मेरा कैपिटल गेन आ गया।
अब गवर्नमेंट कह रही है कि जो ये कैपिटल गेन आया है आप चाहते हो एग्जेम्प्ट हो जाए, तो आपने करना क्या है? देखो जी, आपने ये करना है, क्या करना है? देखो, जो कैपिटल गेन है, असेसी हैज परचेज कंस्ट्रक्शन लैंड और बिल्डिंग विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। यानी जिस दिन टेक ओवर हुई वहां से 3 साल के अंदर अंदर आपने नई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज या कंस्ट्रक्ट करनी है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पर्पज के लिए 3 साल के अंदर अंदर। लेकिन समस्या वही आ गई, यहां भी क्या होगी, आरओआई की डेट आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो अगर आपने आरओआई की डेट तक खरीद लिया, कंस्ट्रक्ट करा लिया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आरओआई की डेट तक खरीद लिया, कंस्ट्रक्ट करा लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं कराया तो बस आप डिपॉजिट करा दीजिए और आप एग्जम्पशन ले लीजिए। ये आ गया कैपिटल गेन। अगर है कुछ तो टैक्स लगेगा, नहीं तो बच गया आप। कितने साल? 3 साल के अंदर। तो मैंने जैसे ही डिपॉजिट कराया मुझे एग्जम्पशन मिल गई। अब मैं जिस दिन गवर्नमेंट ने टेक ओवर की वहां से 3 साल के अंदर अंदर मुझे खरीदना है। मैंने पैसे निकाले और खरीद लिए, ठीक है, ये एग्जम्पशन मानी जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और जो मैंने खरीदी अब मैं 3 साल तक नहीं बेच सकता। अगर मैंने 3 साल से पहले बेच दी तो देखिए, अभी मैंने ये करके दिखाया था ना आपको, सेम हो जाएगा यही। बिल्कुल, कितने की बेची वो सेल प्रोसीड, और फिर परचेज कितने की खरीदी थी ये नई वाली, और क्या एग्जम्पशन मिली थी, कॉस्ट डिफरेंस और टर्म कैपिटल गेन। बट मैं यहां पर एक चीज से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उन्होंने कहा कि आप 3 साल के अंदर अंदर 3 साल के अंदर अंदर ले लीजिए नई लैंड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। देखिए 3 साल ये कहां से ले रहा है, यहां से। आप बताइए क्या ये लॉ यहां पर ठीक लग रहा है तुम्हें? ये 3 साल कंपल्सरी एक्विजिशन से होना चाहिए या कंपेंसेशन रिसीव्ड से होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सब लोग बताएं प्लीज, फास्ट। यस, लॉजिकली इट शुड बी फ्रॉम द डेट ऑफ कंपेंसेशन। मान लो मुझे कंपेंसेशन में 5 साल मिल गए मिलने में, और टाइम 3 साल का एक्विजिशन से एक्सपायर हो गया, तो मैं तो देखता रह गया भैया। तो यहां पर होना चाहिए कंपेंसेशन रिसीव्ड, पर इनकम टैक्स एक्ट में भी यहां पे लिखा हुआ है कंपल्सरी एक्विजिशन। तो बताइए, अगर हम इसे काट के लिख दे कंपेंसेशन रिसीव्ड, तो हम कर सकते हैं कि ऐसा काट सकते हैं इसे? बिल्कुल नहीं काट सकते, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम लोगों को काट दें। बट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। आगे एक सेक्शन गवर्नमेंट ने बनाया 54H, और उसमें यह बात लिखी, ध्यान से सुनना, कि जो 3 साल डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन है उसे डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ना पढ़े, बल्कि उसे डेट ऑफ कंपेंसेशन रिसीव्ड पढ़े। एक सेक्शन में ये बात आगे गवर्नमेंट ने कह दी। अब आप बताइए, मुझे यहां भी तो कह सकती थी वो, पर कोई बात नहीं। चलिए, तो आप ये 3 साल डेट ऑफ कंपेंसेशन रिसीव्ड से ही काउंट करिए, और तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। कंपल्सरी एक्विजिशन से मत कीजिए, क्योंकि इस बात को कहने के लिए एक अलग सेक्शन बना दिया गया। बताइए, अब समझ आया लॉजिकली क्या कह रहे हैं यहां पर? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए 54EC, 54EC। अब 54EC क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आराम आराम से करेंगे, नहीं समझ आए तो रोक देंगे, मैं दोबारा बता दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पर कोशिश ये करो कि सारी फोकस आपकी यहीं रहे। देखो, पहली बात तो ये है कि ये है क्या। बोले कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट नॉट टू बी चार्ज्ड टू इन्वेस्ट इन सर्टेन बॉन्ड्स। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट का मतलब यहां क्या है, पहले यह समझना जरूरी है। तो देखिए, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, पहले तो असेसी कौन सा है, बोले कोई से भी, ऑल असेसी कवर्ड। इट मस्ट बी ए लॉन्ग टर्म, ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो ही एग्जम्पशन है, वरना एग्जम्पशन नहीं है।
और भैया कैपिटल असेट क्या होगी? बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ, मे बी रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, मे बी सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब सुन लो मेरी बात, मैं कोई सा भी एसएस हूं, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, जो मर्जी हूं, इंडिविजुअल है, कुछ भी हूं, मैंने लैंड या बिल्डिंग बेची या दोनों बेची। कहां पे जी? ये रेजिडेंशियल हो सकता है, ये कॉमर्शियल हो सकता है, ये इंडिया में हो सकता है, या आउटसाइड इंडिया हो सकता है, कहीं भी बेच दिया और बेच के मुझे हो गया कैपिटल गेन। और ये कैपिटल गेन कौन सा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई रिपीट, मैं कोई भी एसेसी हूं, मैंने क्या बेचा? लैंड, बिल्डिंग और बोथ, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडिया, आउटसाइड इंडिया, कहीं पे भी थी, बेच दिया और कैपिटल गेन हो गया। अब ये कैपिटल गेन मुझे क्या कराना है? एग्जेम्प्ट कराना है। ये कैपिटल गेन मुझे एग्जेम्प्ट कराना है। तो गवर्नमेंट क्या बोली देखो साहब, assessee has invested the whole or any part of the capital gain long term specified asset at any time within period of 6 months after the date of such transfer। प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो भैया, ये कैपिटल गेन मुझे इन्वेस्ट करना है, और ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट। लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट, 1 मिनट के लिए अभी स्किप कर रहा हूं, विद इन 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। ध्यान रखना, डेट ऑफ सच ट्रांसफर विद इन 6 मंथ, 6 महीने। अब मान लीजिए मैंने कोई 15/6/20 को लैंड, बिल्डिंग, बोथ, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडिया में बाहर बेची और मुझे कैपिटल गेन हो गया इस डेट को। तो अब गवर्नमेंट कह रही है इस कैपिटल गेन को आपने इन्वेस्ट करना है। जैसे ये था, इन्वेस्ट करना है आपने। चलिए मैं वो दिखाता हूँ, स्क्रीन दिखाता हूँ प्लीज। ये जैसे यहां था, अब मैं इन्वेस्ट कर दूं तो इसके लिए 6 महीने हैं, 6 मंथ। तो भैया 6 मंथ्स आपके यहीं से काउंट होंगे, ध्यान रखिएगा, डेट टू डेट चलना होगा 6 महीने। चलिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने विद इन 6 मंथ इन्वेस्ट करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिस डेट को बेचा वहां से 6 महीने काउंट करो, उन 6 महीने में आपने लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट में इन्वेस्ट करना है। अब बात ये आती है, सर ये लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट क्या, जरा भी बता दो। ये लो जी, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट, एनी बॉन्ड रिडीमेबल आफ्टर 5 years इशूड बाय NHAI और RICL, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। गवर्नमेंट की नोटिफाइड है। अगर मैं ये 5 साल तक रिडीमेबल नहीं है, इनमें इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगी। पर एग्जम्पशन मिलेगी तब जब मैं जिस दिन बेचा उसके 6 महीने के अंदर अंदर मैं इन्वेस्ट कर दूं। चलिए साहब, फिर इफ लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट इज ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड, देखो ट्रांसफर का तो मतलब बेच दी, यानी जो मैंने ये बॉन्ड खरीदे थे 5 साल तक, ना तो मैंने बेच सकता हूं, मतलब ट्रांसफर भी नहीं कर सकता हूं, ना ही कन्वर्ट कर सकता हूं इनटू मनी। सर ये कन्वर्टेड इनटू मनी का मतलब क्या है? कन्वर्ट इनटू मनी का मतलब है मैंने ये प्लेज किए और कहीं से पैसे ले लिए उधार, तो ये गिरवी रखने पे भी जो पैसे मिलते हैं तो उसे कन्वर्ट इनटू मनी मान लिया जाता है। तो भैया इनटू मनी एट एनी टाइम विद इन पीरियड ऑफ 5 years, और अगर ये इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2018 से पहले था तो ये टाइम पीरियड 3 साल था। तब ध्यान रखना, अगर इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2018 से पहले किए थे तो टाइम लिमिट 3 साल है, उसके बाद अमेंड होके हो गई 5 साल। भैया आप इनको फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं बेच सकते, और यदि तुमने ऐसा किया तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मान लीजिए मैंने कोई भी लैंड बिल्डिंग बेची 50 लाख रुपए की, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो 20 लाख थी, 30 लाख का मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब मैं चाहता हूं 54 EC की मुझे एग्जम्पशन मिले, तो मैंने क्या किया, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि 50 लाख की लिमिट है तो मैं 30 लाख तक कर सकता हूं। मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया नील, दैट्स ऑल, मुझे एग्जम्पशन मिल गई, मैंने 6 महीने में इन्हें कर दिया। अब वो कह रहे हैं जो ये खरीदे ना, ये आप 5 साल तक नहीं बेच सकते, 5 साल तक नहीं बेच सकते।
अब समस्या ये आ गई भाई, 5 साल तक नहीं बेच सकते हो, बेच दिया तो मान लो 5 साल से पहले ही बेच दिया। प्लीज ध्यान से सुने, लिस्टेड सिक्योरिटीज की पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या थी? 12 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म। ये मैंने बताई थी। अच्छा, स्क्रीन फिर नहीं दिख रही? देखिए, मैंने 50 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग बेची थी, 20 लाख की खरीदी थी, 30 लाख का कैपिटल गेन हुआ। गवर्नमेंट बोली 6 महीने में इन्वेस्ट कर दे, NHAI और RECL के बॉन्ड में मैंने कर दिए। अब मुझे एग्जम्पशन मिल गई। कोई बात नहीं जी। अगर भाई साहब मैंने ये 5 साल से पहले बेच दिया, कन्वर्ट कर दिया इनटू मनी में, तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। 2 केस लूंगा, एक बिफोर 1 ईयर और एक दोनों 5 साल से पहले हैं। लिस्टेड सिक्योरिटी सोल्ड बिफोर 5 ईयर्स, दोनों ही है 5 साल से पहले। पर चूंकि 1 साल से पहले शॉर्ट टर्म और 1 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म, तो मैंने ये शॉर्ट टर्म वाला केस ले लिया और 1 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म ले लिया। अब जरा देखिए ध्यान से, प्लीज, बहुत बारीक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो 30 लाख के खरीदे, मान लो 35 लाख के बेच दिए, तो पहली बात तो यहां शॉर्ट टर्म है, 12 महीने से पहले है। कितने के बेचे? 35 लाख के। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 30 लाख। ये मैंने माइनस की, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 5 लाख। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? कि 30 के 35 में बेचे और 5 साल से पहले भी, 5 साल से पहले बेच रहे हैं, तो उसमें मैंने 2 केस बनाए, एक साल से पहले वाला और एक साल से बाद वाला। 1 साल से पहले बेचूंगा शॉर्ट टर्म, और देखिए जो मुझे एग्जाम्पशन मिली वो भी छीन ली जाएगी। वो मेरी अभी क्या रहेगी? 30 लाख की 30 लाख लॉन्ग टर्म। अभी तक क्या हो रहा था? 54, 54B, 54D, इन सेक्शंस में एग्जाम्पशन भी शॉर्ट टर्म हो रही थी, बट यहां पर एग्जाम्पशन विड्रॉ होने के बाद अभी भी लॉन्ग टर्म रहेगी। और जो ऊपर कैपिटल गेन मिला, क्योंकि 12 महीने से ही पहले बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म है आपका। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताएं फटाफट मुझे, यहां तक। यहां तक क्लियर है तो बताएं फटाफट। हाँ, मतलब 12 महीने से पहले है, तो जितना ऊपर मिला वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। जो एग्जाम्पशन थी वो स्टिल लॉन्ग टर्म की लॉन्ग टर्म रहेगी। अब मान लो यही केस यहां ले लेता हूं, तो यहां तो लॉन्ग टर्म होगा। सेल प्रोसीड 35 लाख। अब बताइए 30 लाख जो खरीदे थे, यहां पे 30 लाख लेस करूं या 30 लाख का इंडेक्स करूं? लॉन्ग टर्म है ये। फटाफट बोला करो स्पीडली। नहीं साहब, यहां पर भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 30 लाख ही होगी, और ये 5 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो एग्जाम्पशन है वो भी 30 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी यहां पर पूरा 35 लाख LTCG है, और यहाँ 30 LTCG और 5 STCG। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? लॉजिक बड़ा क्लियर है। डिवेंचर और बॉन्ड पे इंडेक्स नहीं होता, चाहे वो लॉन्ग टर्म ही क्यों ना हो। मैंने बताई थी ये बात, याद करो। अब बताओ, अब समझ आया? जल्दी से बताओ। समझ आया कि नहीं आया ये? चलिए, अब देखिए इस सेक्शन में और क्या बात है, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब जानते हैं लोगों ने कलाकारी क्या की, कलाकारी दिखाता हूं, स्मार्टनेस क्या दिखाई और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा। ध्यान से देखना प्लीज। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आपको जो लैंड बिल्डिंग बेची है उस पर कैपिटल गेन हुआ है, तो आप 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए, और इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन ए प्रीवियस ईयर आपको 50 लाख तक की हम एग्जम्पशन दे देंगे। गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया। अब देखिए कलाकार लोग कितने हैं हमारे देश में। मान लो मैंने लैंड बिल्डिंग बेची और वो डेट थी 1/3/20, 1 मार्च 21, ये डेट थी। मुझे
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1 करोड़ का। अब वो क्या कह रहे हैं, इन ए फाइनेंशियल ईयर 50 लाख तक आप इन्वेस्ट करेंगे और 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मैंने क्या किया, 31/3/21 तक 50 लाख इन्वेस्ट कर दिए। अब जरा बताइए, यहां से यहां तक जो प्रीवियस ईयर है उसे मैं कहां से कहां तक मानूं, से 31/3/21। बोलो इस पीरियड में आया कि नहीं आया, एक फाइनेंशियल ईयर हुआ कि नहीं हुआ, और मैंने 6 महीने में करना था, मैंने एक ही महीने में 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया। बोलो हाँ या ना। वो कहते थे 6 महीने में इन्वेस्ट करना, मैंने तो एक ही महीने में कर दिया जी। और बताओ इस फाइनेंशियल ईयर में कर दिया कि नहीं कर दिया, एक फाइनेंशियल ईयर। अब देखो दिमाग क्या चलाया मैंने, अभी भी 5 महीने बचे हैं, अगला 50 लाख, देखो ना इस 1 करोड़ में ये 50 लाख है और अगला 50 लाख मैंने कर दिया मान लो 15/4/2021 को। अब जरा सब लोग बताएं मुझे कि ये वाला मैंने इस डेट से, देखो ये वाला भी मैंने 6 महीने के अंदर कर लिया, और ये वाला भी देखो मैंने 6 महीने के अंदर कर लिया, यानी टोटल 6 महीने के अंदर दोनों 50-50 लाख कर दिए, और दोनों अलग अलग फाइनेंशियल ईयर हुए कि नहीं हुए, फटाफट बताओ। ये 1 महीने में कर दिया, 50 लाख की मिल गई। अभी 50 लाख मैंने क्या किया, अगले साल कर दिया, और 6 महीने के अंदर दोनों इन्वेस्टमेंट है। तो बताइए मैंने इस तरीके से कितनी एग्जम्पशन ले ली, जरा बताना। 1 करोड़ की, 1 करोड़ की, और मुझे मिलनी कितनी चाहिए थी, 50 लाख। तो बताइए मैंने गवर्नमेंट के इस सेंटेंस का फायदा उठाया, लूपहोल का फायदा उठाया, और मैं फायदा ले गया कि नहीं ले गया, बताओ फटाफट। ले गया, बस गवर्नमेंट ने ये लूपहोल प्लग किया और क्या कहा, बोले प्रीवियस ईयर एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर दोनों में मिला के मैक्सिमम 50 लाख इन्वेस्ट करना है, और 6 महीने के अंदर अंदर। तो अब मैंने मान लो यहां भी किया और यहां भी किया, तो मुझे केवल एक 50 लाख का मिलेगा, दोनों का नहीं मिलेगा। आज की डेट में लॉ ये है। बताइए एकदम समझ आया या नहीं आया। फाइनेंशियल ईयर एंड सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर दोनों मिला के ज्यादा से ज्यादा 50 लाख की ही एग्जम्पशन मिल सकती है। सो इट इज क्लियर, लूप होल इज प्लग्ड। आपका जो लूप होल था वो गया, अब आप नहीं कुछ कर सकते इसमें, अब 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है। सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फटाफट बता दीजिए ताकि मैं अगले सेक्शन को लूं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात देखिए मैंने क्या लिखी हुई है, मेरे नोट्स वगैरह जरूर पढ़ना यार, कुछ भी मत छोड़ना घर पे। कैपिटल गेन्स डिपॉजिट अकाउंट स्कीम सेल नॉट अप्लाई। भैया 6 महीने में आपने खरीदे हैं, नहीं खरीदे तो आपकी गलती है, कैपिटल गेन की वजह से आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, यहां कैपिटल गेन स्कीम नहीं चलती, राइट। चलिए सर, अब 54EE क्या कह रहा है, 54EE सिंपल है, ये भी बड़ा सिंपल सा है, डिस्कस करते हैं इसको आपके साथ। कैपिटल गेन नॉट टू बी चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ ए स्पेसिफाइड फंड, मतलब द असेसी हैज ट्रांसफर्ड ए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। असेसी ने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर की, ध्यान रखना लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होगी। ही हैज इन्वेस्टेड होल और एनी पार्ट ऑफ द कैपिटल गेन्स इन यूनिट्स issued before 1st April 19 of such fund as may be notified by central government this behalf. Such investment can be made at any time within 6 months from the date of transfer of original asset. The amount of such investment made on or after 1/4/2016 by necessity during any financial year cannot exceed 50 lakhs. Moreover, investment made by an assessee in long-term specific asset out of capital gain arising from transfer of one or more capital asset, original asset, during the financial year in which original asset transferred in subsequent financial year. देखो कुल मिला के उन्होंने वही बात रिपीट कर दी यहाँ पर, 50 लाख रुपए करेंट फाइनेंशियल ईयर और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर।
6 महीने में यहाँ भी इन्वेस्ट करना है और रियल एस्टेट के ट्रांसफर करने के। अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन सेल बी लोअर ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और इन्वेस्ट इन लोकल लॉन्ग टर्म। इस पर मतलब अरे भैया मुझे ये कैपिटल गेन मान लो 30 लाख हुआ है, देखो मैं ये स्क्रीन दिखाता हूँ आप, ये मुझे 30 लाख हुआ तो वो कह रहे हैं 25 लाख किया तो 5 लाख टैक्सेबल, और 35 लाख किया मतलब इन्वेस्ट 35 लाख किया तो जितना था सारा ही कर दिया तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। तो वो कह रहे हैं आप जितना इन्वेस्ट करोगे उस हद तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर बच गया तो टैक्सेबल है, नहीं तो कोई बात नहीं। वो यही बात को वहां पर उन्होंने बोल दिया। लॉन्ग टर्म एसेट शुड नॉट बी ट्रांसफर नॉट इवन लोन और एडवांस इज टेकन और सिक्योरिटी ऑफ सच असेट विद इन 3 ईयर्स। सब कुछ वही है, 100% 3 साल से पहले कर दोगे तो जो मैंने ये बताया था वो यहां पर भी आपका होगा। क्लियर? सो एक या उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म अगर असेट आपने बेच दिया तो वो आपकी यहां पर कवर हो जाएंगी। सो यहां पर भी अच्छा एग्जाम्पशन विड्रॉ होगी तो वो लॉन्ग टर्म ही रहेगी, ठीक है। और वही टाइम लिमिट वाली बात जैसे मैंने यहां पर बताई थी आपको, वो सब वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। ये केस भी ऐसे ही होंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो टाइम लिमिट है उससे पहले अगर आपने बेच दिया तो बस ये दोनों केसों को ध्यान रखते हुए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और यहां पर भी 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है इन द ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर। चलिए देखिए अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका डेट इज 54F, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। क्लियर? तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान से समझना होगा। मेरे साथ साथ मैं पहले आपको समझाता हूं, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ साथ लिख लीजिए। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। कोई बता सकता है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस यहां क्यों बोला गया है? क्या रीजन है? अदर देन रेजिडेंशियल हाउस क्यों कर दिया यहां पे इन्होंने? बताएं प्लीज। नहीं ये रीजन नहीं है, सोच के बताएं सब लोग सोच के बताएं। हाँ ये विकास का आंसर सही है। नहीं तरुण, विकास का आंसर सही है क्योंकि हमने सेक्शन 54 में हमने बेचा था, राइट? तो रेजिडेंशियल हाउस, हाँ वो हो सकता है आपका कॉमर्शियल लैंड वगैरह। तो यहां पर अब वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी कोई भी कैपिटल असेट आपने बेची, इतनी सारी कैपिटल असेट है, कुछ भी बेची आपने और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कैसे एग्जम्पशन मिलेगी मैं ये बताने जा रहा हूं। आप लोग मेरे साथ एक प्रैक्टिकल के जरिए से समझें। चलिए मैंने कोई भी कैपिटल असेट बेची, डेट वाइज लॉन्ग टर्म मैंने बेची मान लीजिए 50 लाख में, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हुए 50,000, 49,50,000 नेट सेल प्रोसीड, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो है 30 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 19,50,000। 19,50,000।
मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? अच्छा ठीक है, ये मुझे कैपिटल गेन हो गया। मैंने कुछ भी बेचा रेजिडेंशियल हाउस के अलावा और मुझे ये कैपिटल गेन हो गया। अब गवर्नमेंट कह रही है कि आपको एग्जम्पशन चाहिए। मैंने कहा जी हाँ। किस में चाहिए? मैंने कहा 54 ऐप में चाहिए, 54 ऐप में। कैसे मिलेगी? बता देता हूं। गवर्नमेंट बोली टाइम लिमिट वही है साहब जो आपने सेक्शन 54 में पढ़ी। मैंने कहा जी क्या थी वो थी ये देखो, डेट ऑफ सेल मान लो 1/1/21 है, तो उससे 1 साल पहले के अंदर 2 साल और 3 साल। यहां परचेज, यहां भी परचेज, यहां कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। ठीक है साहब, ध्यान से सुनना, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, जहां लगे नहीं समझ आए प्लीज रोकना, मैं फिर से बताऊंगा। अब साहब वो ये कह रहे हैं कि अभी तक तो तुम ना ये इन्वेस्ट करते आ रहे थे और जितना इन्वेस्ट कर देते थे उतनी हम आपको एग्जम्पशन दे देते थे। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये इन्वेस्ट करना है नेट सेल कंसिडरेशन। मेरे शब्दों पे ध्यान दें, नेट सेल प्रोसीड आपने ये इन्वेस्ट करना है। ओके सर, अब मेरे पास 19,50,000 का कैपिटल गेन है और वो मैंने कमाया इतने रुपए पर। अगर मैंने इतना ही इन्वेस्ट कर दिया तो पूरी मिल जाएगी, लेकिन मैंने इन्वेस्ट किया जी 45 लाख। तो गवर्नमेंट बोली कि साहब 4950 पर आपको 19,50,000 का कैपिटल गेन हुआ है, तो 45 पर प्रोपोर्शनेटली कितना होगा? निकाल के बताएं जरा। एज्यूम कर लिया मैंने कि मैंने 45 का नया घर खरीदा है, नया घर मैंने 45 का खरीदा है, ये एज्यूम कर लिया। सब एज्यूम करके ही तो कर रहा हूं ये। 17.72 लाख। ओके, 17.72 लाख। अब जरा बताइए कितना बचा लेस करके? $49,50,000 में से लेस कर दो 17.72। यार 19 इसमें से लेस करो ना, 1.772 कैसे आ जाएगा यार? 1.78 ये लग रहा है थोड़ा सही। यही आ रहा है ना सबका? प्लीज बताओ फटाफट से। अब मुझे बताइए, मैंने इन्वेस्ट पूरा नहीं किया तो गवर्नमेंट ने प्रोपोर्शनेट मुझे एग्जम्पशन दी, तो ये वाला जो कैपिटल गेन है ये तो मेरा क्या हो गया? अब टैक्सेबल हो गया। बोलो हाँ या ना। अब जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 54 ईसी और डब्ल्यू में आपका कैपिटल गेन अकाउंट नहीं था, बाकी सके तो अकाउंट कैपिटल गेन अकाउंट है ही। तो जरा बताइए यहां आरओआई की डेट जो होगी वो होगी 31/7/21। अब मान लीजिए मैंने इस डेट तक नहीं खरीदा, तो गवर्नमेंट कह रही है आप इसे जमा करा दो यहां, और जमा करा के यहां एग्जाम्पशन ले लो, और फिर इस पीरियड तक खरीद लो, इस पीरियड तक बनवा लो, हम मान लेंगे एग्जाम्पशन दे दिया आपको। तो बताइए, तो मुझे जो जमा करना होगा वो क्या करना होगा? नेट सेल प्रोसीड जमा करना होगा कैपिटल गेन अकाउंट में या कैपिटल गेन? जरा सोच के बताना।
कैपिटल गेन अकाउंट, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगी अगर मैं कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कर दूंगा, बात खत्म हो गई। मैंने एग्जम्पशन ले ली, मैंने क्या किया, पूरा जमा करा दिया पूरी, फिर जितने इन्वेस्ट किया उसका ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब एक बात ये आ रही है कि सर ये जो एग्जम्पशन ले ली, अब इसके बाद 3 साल तक, अच्छा इससे पहले एक और बात ध्यान से सुनना, जो ये एग्जम्पशन मैं ले रहा हूं उस दिन मेरे पास एक घर ऑलरेडी था, तो एक इस एग्जम्पशन के भरोसे ले सकता हूं। मान लो मेरे पास एक भी घर नहीं था, तो इस एग्जम्पशन के भरोसे एक ले सकता हूं। आई रिपीट, मेरे पास ऑलरेडी एक था तो मुझे एक घर के लिए एग्जम्पशन मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। अगर मेरे पास एक भी नहीं था तो मुझे ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। बट अब यहां से खरीदने के 3 इयर्स तक, विद इन 3 इयर्स, ना तो कोई नो न्यू हाउस परचेज, आप कोई घर परचेज नहीं कर सकते, और नॉट सेल दिस हाउस, जो आपने खरीदी थी हाउस प्रॉपर्टी वो बेच भी नहीं सकते आप। यानी जिस दिन ये खरीदा उसके 3 साल के अंदर अंदर ना तो नया खरीदोगे ना नया बेचोगे। सर मैंने नया घर खरीद लिया, वन मोर परचेज, हाउस प्रॉपर्टी परचेज, अब बताइए कंडीशन ब्रेक हुई कि नहीं हुई, बोलो फटाफट। एक नया घर और खरीद लिया, इन्होंने मना किया, मैंने फिर भी खरीद लिया, बताओ कंडीशन ब्रेक हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। तो ब्रेक होते ही अब क्या होगा, जो ये एग्जम्पशन आपको मिली थी ना कैपिटल गेन की, ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी उस ईयर में जिस ईयर में आप नया घर खरीद लोगे। यानी ये आपकी जो एग्जम्पशन आपको जब मिली थी, आपने क्योंकि उनकी बात नहीं मानी, विद इन 3 इयर्स ना तो नया खरीदना था ना इसको बेचना था, आपने खरीद लिया, तो खरीदने पर भी आपकी एग्जम्पशन चली गई और ये कैपिटल गेन क्या हो गया, टैक्सेबल उस ईयर में जिस ईयर में 3 साल से पहले आपने कर दिया। अच्छा चलो आपने नहीं खरीदा, कोई बात नहीं, आपने बेच दिया, सोल्ड फॉर ₹50 lakhs, 3 साल से पहले बेच दिया, मान लो 1 साल से पहले बाद ही बेच दिया, 3 साल से पहले था 1 साल के बाद ही बेच दिया। अब जरा बताओ अगर 1 साल के बाद बेचूंगा तो शॉर्ट टर्म होगा, बोलो हाँ है ना? तो सेल प्रोसीड 50 लाख, ध्यान से समझना है यहाँ, और यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 45 लाख, 5 लाख आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। और बताइए जो एग्जम्पशन आपको मिली थी वो अब छीनी जाएगी कि नहीं छीनी जाएगी? बिल्कुल छीनी जाएगी, और छीनने के बाद ये अभी भी आपकी टैक्सेबल हो रही है एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको पुराने सेक्शन की तरह शॉर्ट टर्म नहीं बनाया। प्लीज़ ध्यान से समझें मैंने क्या शब्द यहाँ लिख दिए, प्लीज़ समझने की कोशिश करें और फिर मुझसे पूछें कोई दिक्कत आ रही है तो। बताइए, ये बात क्लियर है जो मैंने यहाँ लिखी है? मैंने ये कहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, 3 साल से पहले अगर मैंने कोई घर खरीद लिया तो जैसे ही खरीदा जो एग्जम्पशन थी वो छीन ली जाएगी, और एग्जम्पशन छीनने के बाद भी लॉन्ग टर्म ही रहेगी। अच्छा 3 साल से पहले नहीं बेचने था, मैंने बेच दिया, 1 साल के बाद ही शॉर्ट टर्म होएगा। 50 में बेचा, ये मैंने मान लिया 50 में बेचा, खरीदा कितने का था? 45 का, 45 का 50 में क्या 5 लाख, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, और ये एग्जम्पशन भी छीन ली जाएगी, और एग्जम्पशन 54 EC, 54 EE और 54 F तीनों में सेम ट्रीटमेंट, एग्जम्पशन छीनने के बाद आपकी लॉन्ग टर्म की लॉन्ग टर्म ही रहेगी। सर इज 3 years फॉर बोथ और 2 years फॉर परचेज? नहीं समझ आया क्या कह गए आप? सर इज 3 years, $1.78 लाख का ट्रीटमेंट कुछ नहीं है नूर, मेरे को 49,50,000 इन्वेस्ट करना था,
मैंने सिर्फ 45 लाख इन्वेस्ट किया, तो 49,50,000 पे मैंने 19,50,000 कमाया, तो 45 पे कितना ये प्रोपोर्शनेट आ गया, 19,50,000 का कैपिटल गेन था, ये एग्जेम्प्ट हो गया, तो ये मेरा टैक्सेबल हो गया। दैट्स ऑल। बताओ समझ आया कि नहीं आया? रक्षिता थोड़ा क्लियर करो, आप क्या कहना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल, 2 साल में खरीदना और 3 साल में बनवाना, ये बनवाने के लिए है ये वाला टाइम, और खरीदने के लिए 2 साल। और जो नया खरीदा है 3 साल तक नहीं, यहाँ पर 3 साल दोनों के लिए। रिपीट, 3 साल के अंदर ना तो कोई नया और खरीद सकते और ना ही इस वाले को बेच सकते। नाइदर यू कैन परचेज नॉर यू कैन सेल। बताओ क्लियर है? चलिए, देखिए अब सर एसटीजे एलसीडी को ऐड कर देंगे ना, हाँ कैपिटल गेन के लिए ऐड कर दो, पर जैसा कि आप जानते हो तरुण, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जनरली 20% लगता है और शॉर्ट टर्म स्लैब में चला जाता है। तो आप ऐड कर देंगे, टोटल इनकम में जोड़ के दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटा जब टैक्स लगाने की बारी आएगी तो आपको अलग डिफ्रेंशिएट करके टैक्स लगाना होगा, ठीक है? चलिए, अब देखिए 3 सेक्शंस हैं हमारे, हम उन्हें ख़त्म करेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, एग्जाम में पूरी संभावना रहती है आने की। पहले लिख लेते हैं इसे, आप लोग प्लीज लिखें मेरे साथ साथ। सबसे पहला सेक्शन लिखें आप, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी oriented fund STT is chargeable सेक्शन 111A। ये लिखें आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए। देखो इक्विटी शेयर्स तो सब जानते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है जरा बताएगा कोई मुझे? इक्विटी ओरिएंटेड फंड, नो आइडिया, ओके। म्यूचुअल फंड का है, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो ऐसा होता है कि मान लो हम सब लोगों ने मिलकर रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, अगर हम अलग अलग इक्विटी शेयर्स खरीद लेते हैं तो सबके पास इक्विटी शेयर हो गए। पर आपने एक बचपन में कहानी सुनी होगी कि पिताजी ने एक लकड़ी दी, बच्चे ने तोड़ दी, दूसरी दी, तोड़ दी, जब बंडल दिया तो नहीं टूटा। तो वहां पर पिताजी ने बच्चों को क्या समझाने की कोशिश की, बताइए क्या शिक्षा मिली थी यहां पर? कहानी सुनी है नहीं सुनी आप लोगों ने? यूनिटी, हाँ, एकता में बल, नूर आलम का एकदम सही जवाब है, एकता में बल। तो बेटा अगर मैं और आप सब लोग अलग अलग रिलायंस में पैसे इन्वेस्ट करें
तो हमें कोई नहीं पहचानेगा। सबके पास इक्विटी शेयर्स तो होंगे पर हमारी कोई वैल्यू नहीं। पर अगर हम सब इकट्ठे होके पैसे एक जगह इकट्ठे कर लें और इकट्ठे करके मान लो हम सब ने मिलके एक बनाया और फंड बना दिया, म्यूचुअल फंड आपस में, और उसके यूनिट आपस में बांट दिए, जो इस बात का प्रूफ होगा किसने कितने पैसे दिए, ठीक है। और फिर ये सारे पैसे उठा के हमारा म्यूचुअल फंड, मान लो हमने एक रामलाल म्यूचुअल फंड बनाया और उसमें हम सब मेंबर बन गए, किसी ने 1,00,000 2,00,000 5,00,000, जिसने जितने दिए उतने उसको यूनिट्स दे दिए, और उसके बाद सारे पैसे इकट्ठे हुए और ये पैसे हमने रिलायंस के इक्विटी शेयर्स में लगा दिए। तो इस तरीके के फंड को हम बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इसका मतलब ये हुआ बेटा, दो बातें याद रखनी है, लिखते रहिए मेरे साथ। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड का, इक्विटी ओरिएंटेड फंड। सबसे पहली बात यह है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे हो चुका हैज बीन पेड। अब आप सोच रहे होगे सर ये क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी बेची जाती है तो बड़ा नॉमिनल सा टैक्स लगता है, नॉमिनल सा, तो वो नॉमिनल सा टैक्स कहलाता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन पे। तो वो एसटीटी अगर पे हो चुका है तो गवर्नमेंट कह रही है अगर ये दोनों बातें आपकी हो गई पूरी, तो भैया जितना भी आपका कैपिटल गेन हुआ है शॉर्ट टर्म, फ्लैट रेट होगा 15%। 15% के हिसाब से आपका टैक्सेबल होगा। चलिए साहब, सर और लिखिए, लिखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं मैं ये। दूसरी बात क्या है, अगर आप इंडिविजुअल हैं या आप एचयूएफ हैं, इंडिविजुअल है एचयूएफ है, तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मान लो एज्यूम कर रहा हूं मैं 12 लाख रुपए हुआ, तो बताइए टैक्स कैसे लगेगा? बताओ सब लोग, कैसे टैक्स लगाओगे? $1.8 नहीं, ऐसे नहीं लगेगा, स्लैब भी नहीं लगेगा सनी, ऐसे लगेगा। वो कह रहे हैं अनएग्जॉस्टेड जो लिमिट है वो लेस कर दो, 12 लाख माइनस 2.5 मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट है ना, वो लेस करो, तो ये कितना बचा? 9.5 लाख। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचा, और ध्यान रखना इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड फंड के ही लिए है। इसको लगा दीजिए 15% से टैक्स। जरा बताइए टैक्स कितना आ रहा है? 9.5 लाख पे 15% लगा के मुझे बता दीजिए। अगर मान लो मेरी पूरे साल कोई और इनकम नहीं है, अकेली यही इनकम है, तो 2.5 लाख की एग्जाम्पशन मिलेगी, उसके बाद ये लगेगा। मैं सेस वगैरह कुछ नहीं लगा रहा हूं, सीधा बस ये बता दीजिए कितना आ रहा है। 9,50,000 का अमाउंट पूरा लिख दीजिए कितना आ रहा है प्लीज। 9,50,000 का टैक्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है ये बता दीजिए आप। 1,14,500, 1,42,500, बस दैट्स ऑल। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? फिर गवर्नमेंट बोली कि साहब ऐसा है, अब चूंकि तुम्हारे को हमने इतना कंसेशन दे दिया, वैसे तो हम 10, 20, 30%, मतलब 5%, 20% और 30% पे जा सकते थे, पर हमने सीधा 15% कर दिया, आपको इतना डिस्काउंट दिया, इतना फायदा दिया, तो अब तुम्हें क्या नहीं देंगे? नो डिडक्शन। लिखते रहिएगा, अंडर चैप्टर 6A 80 वाली, 80C से 80U, वो वाली डिडक्शन की बात हो रही है। कोई नहीं मिलेगी इसके रिगार्डिंग, अगर आपको 15% वाले स्लैब में, मतलब फ्लैट रेट में गए तो आपको ये कुछ नहीं मिलेगा। फिर बोली गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट बात है जी, ये और सुन लो बस। इंपॉर्टेंट बात क्या है जी, वो भी लिखवा देता हूं मैं आपको, मेरे साथ साथ लिखिए। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
फॉरेन करेंसी में हुआ, लिखे ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल राइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन टेकिंग फॉरेन करेंसी ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इंटरनेशनल सर्विस फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, लोकेटेड IFSC, तो ये भी स्टिल एट द रेट 15% इवन नो STT इज पेड। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो भी 15% में होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के रिगार्डिंग रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो उसमें भी 15% होगा। नो STT इज पेड, चाहे भले ही आपने STT पे नहीं किया हो। तो बताइए ये सेक्शन जो मैंने आपके सामने लिखा एकदम क्लियर है? दोबारा मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको कि मैंने क्या बोला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड, STT जिस पे लग गया सेक्शन 111A। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन ऑफ इक्विटी से इक्विटी ओरिएंटेड फंड, अगर STT पेड है तो सीधा 15% लगेगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि कंपनी इंडिविजुअल HUF के अलावा कोई भी एसएससी है तो जितना है सब पे 15%, लेकिन अगर इंडिविजुअल HUF है तो 2.5 लाख और कोई और इनकम नहीं है तो 2.5 लाख रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट लेस करने के बाद जो बचा 15% दे दीजिए। अब चूंकि कंसेशनल है तो इसलिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी 80C से 80U की, और इवन और 15% फॉरेन ट्रांजैक्शन करेंसी वाले पे भी लगेगी, इवन कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे नहीं होगी। नहीं दोस्त तरुण, यहां पर बेटा गवर्नमेंट एक तरीके से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है। एक्चुअली ये तो बहुत बड़ा इशू था। ये चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब ये 10% टैक्स लगा करता था। उन्होंने इसे जैसे ही 15% किया, स्टॉक एक्सचेंज धड़ाधड़ गिरा था उस समय। ये तो काला दिवस मना दिया था इस 15% ने। पहले 10% होता था, 15% होते ही ब्लैक डे बन गए थे, ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो रहा था रोज। ठीक है, तो बताइए समझ आए सेक्शन पूरा? जल्दी से बताएं। अब मैं ले रहा हूं सेक्शन 112A, मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन on certain assets, सेक्शन 112A। लिखते रहिए मेरे साथ साथ। any long-term capital gain on transfer of equity shares units of equity oriented fund और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट होता है रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ट्रस्ट है, उसको उन्होंने बिजनेस ट्रस्ट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बिजनेस ट्रस्ट में आता है आपका। ठीक है, हमने इन तीनों में से कोई भी बेचा, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट, और हमें हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गवर्नमेंट क्या बोली? बोले साहब एक्सीडिंग ₹1 लाख
जितना भी है, मान लो टोटल 12 लाख था तो 1 लाख गया 11 लाख, दिस इज एट द रेट ऑफ 10%। शर्त क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन पेड, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन पेड। बिल्कुल अमोल, एकदम सही कह रहे हो आप। तो 1 लाख की एग्जम्पशन दे दी उससे ऊपर था सारा जितना भी है सब 10% से आएगा। फिर साहब आगे क्या बोला उन्होंने, अब आगे की भी सुन लो। इंडिविजुअल या HUF है और ब्रैकेट में लिख लीजिए रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या दोनों? दोनों होते हैं, ध्यान रखना, OR NOR, ठीक है। तो उस केस में अगर मान लो यहां भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लो 12 लाख होता और यही ओनली इनकम होती ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो क्या करें? ध्यान से देखना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 लाख लेस एग्जम्पशन 1 लाख, बचा 11 लाख लेस मैक्सिमम एग्जम्पशन 2.5 लाख। अभी कितना बचा रहा है बताओ? 8.5 लाख। ये हो गया टैक्सेबल LTCG और ये 10% से इस पे लग जाएगा आपका। बोलिए बात समझ आई या नहीं आई? अगली बात, नो डिडक्शन, चैप्टर 6A, नो रिबेट, सेक्शन 87A, और क्या बात है इंपॉर्टेंट? फॉरेन करेंसी, IFSC वाला 10%, 1 लाख का बेनिफिट भी मिलेगा, और इवन इफ नो STT पेड, इवन इफ नो STT पेड। और एक इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे में, नो इंडेक्स बेनिफिट, कोई इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम ये बेचेंगे, चलो एक बार दोबारा से इसे बताता हूं, थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से समझ लें आप। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन तीनों पे हुआ, 1 लाख से ऊपर है कोई भी एसएससी है 10% लगेगा, STT पेड है। इंडिविजुअल HUF है तो 1 लाख के अलावा 2.5 लाख की और एग्जाम्पशन, और किसी को भी इंडेक्स बेनिफिट नहीं है इवन लॉन्ग टर्म, कोई 87 नहीं, कोई वो नहीं, 6 है। फॉरेन करेंसी IFSC 10% और 1 लाख का एडवांटेज यहाँ भी है, इवन इफ नो STT पेड। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना, टेक्निकल है थोड़ी सी, मैं आपको बुक में लेके चल रहा हूं, पहले बहुत टेक्निकल है, ध्यान से सुनना। जब हम इन्हें बेचेंगे तो इनकी कॉस्ट कैसे निकालें? इसमें अमेंडमेंट हुआ था जनवरी 18 में, तो गवर्नमेंट बोली कि साहब कॉस्ट कैसे लोगे आप? बोले कॉस्ट लोगे आप जितनी की आपने खरीदी और एफएमबी क्या होगी? हाईएस्ट प्राइस ऑफ शेयर यूनिट कोटेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन 31 जनवरी 2018 ऑफ इक्विटी से यूनिट्स, बट इट कैन नॉट बी मोर देन सेल कंसिडर ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट। सर समझ नहीं आया ये क्या बोल गए? हाँ, वहां पे इक्विटी शेयर और इक्विटी फंड ओरिएंटेड फंड थे, एक और जुड़ गया बिजनेस ट्रस्ट। चलिए अब सुने मेरी बात ध्यान से, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी?
बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। नंबर 1 परचेज प्राइस, ये आपने कितने के खरीदे वो, और नंबर 2 फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/2018, और वो किस में होगी, स्टॉक एक्सचेंज में। यानी हाईएस्ट प्राइस ऑफ शेयर्स, और ये हाईएस्ट प्राइस यानी उस दिन जो स्टॉक एक्सचेंज में हाईएस्ट प्राइस रही होगी। प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत टेक्निकल इशू कराने जा रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो, पूरी कंसंट्रेशन यहां रखना, ध्यान से सुनना। अच्छा, स्क्रीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, देखो ध्यान से सुनना, यानी जितने का हमने खरीदा वो एक्चुअल कॉस्ट हो गई, यानी परचेज प्राइस, और वो कह रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि इस दिन अमेंडमेंट हुआ था, तो इन दोनों में से आपने लेनी है, और देखिए क्या लेनी है, हायर, हायर, इन दोनों में से हायर। अब इस डेट को अमेंडमेंट हुआ, तो वो कह रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू, और फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन पूरे दिन जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज में डील हुई है सबसे हाईएस्ट प्राइस पे हुई, वो एफएमबी हो जाएगी आपकी, और ये एफएमबी सेल प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकती, हो सकती, सेल प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकती। प्लीज ध्यान से सुनना। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? स्क्रीन तो दिख रही है यार, दिख रही है ना स्क्रीन? ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो मैंने ये खरीदे थे 100 रुपए के, और उस दिन हाईएस्ट प्राइस थी मान लो 110। किस दिन? इस दिन जिस दिन अमेंडमेंट हुआ। वो कह रहे हैं इन दोनों में हायर ले लो आप, क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मान लीजिए, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, 2 साल बाद 3 साल बाद ये मान लो 200 का बिकता है, तो सेल प्राइस 200 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स होगा नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इन दोनों में हायर 110, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जैसा भी है वो आपका ये आ जाएगा। आई रिपीट, फिर से सुने, प्लीज ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। मैंने खरीदा 100 का था, और जिस अमेंडमेंट हुआ स्टॉक एक्सचेंज में हाईएस्ट रेट ये था 110, वो कह रहे हैं इन दोनों में से हायर 110, और मैंने बेचा कितना है 200 का। अब गवर्नमेंट ने क्या लैंग्वेज लिख दी, जरा देखो, मैं वो पढ़वा रहा हूं आपको भी, ध्यान से देखना, लैंग्वेज पढ़वा रहा हूं। गवर्नमेंट ने ये लिख दिया, बट इट कैन नॉट बी, प्लीज रीड, it cannot be more than sale consideration of equity shares, but it cannot be more than sale consideration of equity shares। सर ये क्या मतलब हुआ? एक मिनट में समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनना। पहले बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं, फटाफट बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी से। हाँ, अब सुनो, मान लो ये सेल प्राइस 2 साल बाद जो बेच रहा हूं वो मान लो 108 रुपये होती, 108, क्लियर? अब बताओ आपके हिसाब से अब कॉस्ट कितने रुपए हो सकती है, बताओ उस लैंग्वेज के हिसाब से कॉस्ट क्या होगी? यस, तो ये अब 110 नहीं होगी, ये कितनी होगी 108। इसका मतलब कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, नहीं। यानी गवर्नमेंट यहां पर आपको लॉस नहीं देना चाहती, लॉस पे नहीं रखेगी गवर्नमेंट, आप कोई लॉस पे नहीं होगा काम। तो बताओ बात समझ आई है, एकदम क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ। कॉस्ट इन दोनों में हायर लेंगे, बस सब्जेक्ट टू सेल प्रोसीड, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्लियर है? बस एक छोटा सा और टेक्निकल पॉइंट लेने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस डेट अमेंडमेंट हुआ था ना बेटा, इसलिए ऐसा कह रहे हैं, इस डेट को किया था तो ठीक है, हमने इस डेट को ले लिया, खत्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि जो ये जो हमारे थे ये अमेंडमेंट वाली दिन लिस्टेड नहीं थे किसी स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्टेड नहीं थे, लिस्टेड नहीं थे, तो फिर एफएमबी कहां से लाऊं, बताइए कैसे लाऊं?
लिस्टेड ही नहीं थे। सो इसे ऐसे याद करो, इफ नॉट लिस्टेड ना, इफ नॉट लिस्टेड देन इंडेक्स कर लो। मतलब सर ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इफ नॉट लिस्टेड तो जितने का खरीदा कॉस्ट कुछ तो रही होगी, डिवाइड बाई परचेजिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाई ये कौन सा था 17, 18। ये आपका बन गया क्या, ये बन गया आपका, अब एक कॉस्ट आ गई, वो आप यहां पे रख के कैपिटल गेन निकाल लीजिए। दोबारा सुन लीजिए, वैसे इंडेक्स कहीं नहीं हो रहा है, केवल एफएमबी निकालने के लिए उन्होंने कॉस्ट का इंडेक्स करने की परमिशन दे दी। बताओ समझ आया कि नहीं आया। वैसे इंडेक्स नहीं करेंगे, कैपिटल गेन के लिए नहीं करेंगे, केवल कॉस्ट आएगी। अब मान लो ये 200 का बिक रहा है तो ये 100 रुपए की कॉस्ट करके जो आएगी वो लेस कर देंगे, कैपिटल गेन। इंडेक्स नहीं होगा वो। इंडेक्स केवल इसलिए किया है कि हमें एफएमबी नहीं है, तो जिस ईयर में खरीदा वहां से लेके और एफएमबी वाले ईयर, जिस ईयर में खरीदा वहां से लेके एफएमबी वाले ईयर तक हमने उसे इंडेक्स करके कॉस्ट बना दी। आप बताओ ना, 10 साल पहले कोई चीज खरीदी थी 100 रुपए की, आज कुछ तो वैल्यू होगी कि नहीं होगी, और वो उस दिन लिस्टेड नहीं है तो एफएमबी नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक काम कीजिए, 100 डिवाइड बाई जिस ईयर में खरीदा वो और मल्टीप्लाइड बाई 17, 18, तो ये जो आएगा, जो भी वैल्यू आएगी 100 रुपए की करके वो आप यहां रख दीजिए, और 200 का तो आप बेच ही रहे हैं, 200 माइनस जो भी आ रही है वो, और आपका कैपिटल गेन निकल आया। बोलो बात समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ। तरुण अब समझ आया होगा बेटा। ऑल क्लियर। कुछ नहीं करना है, अगर लिस्टेड नहीं है तो एफएमबी निकालने के लिए उन्होंने कहा जिस ईयर में खरीदा उस ईयर का इंडेक्स डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 17, 18, तो वो कॉस्ट आ गई, बस वो कॉस्ट सीधा सीधा लेस कर दीजिए, चाहे यहां से अब 10 साल बाद बिके तो भी कॉस्ट होगी। अब इसको इंडेक्स नहीं करेंगे। इंडेक्स सिर्फ इसलिए किया, इंडेक्स सिर्फ इसलिए किया, इंडेक्स सिर्फ इसलिए किया क्योंकि एफएमबी नहीं थी, एफएमबी लाने के लिए इंडेक्स किया गया। हाँ, जिस ईयर में खरीदा वो प्रीवियस ईयर डिवाइड होगा, वो वाला प्रीवियस ईयर, परचेजिंग ईयर। ये मैंने प्रीवियस ईयर नहीं लिखा, परचेजिंग ईयर लिखा है बेसिकली, दिस इज परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर। आई रिपीट, एफएमबी नहीं है तो 100 रुपए का खरीदा था, 100 डिवाइड बाई परचेजिंग ईयर का इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई 17, 18, तो ये एफएमबी आ गई, बस आप रख के और खत्म कर दीजिए इसे। क्लियर। तो बताइए बात समझ आई। दिस सेक्शन इज ऑल्सो क्लियर। बस अब लास्ट में जरा सा एक बात लिखी है, खत्म हमारा सेक्शन, कैपिटल गेन खत्म। अब आप अपने आप रिवाइज करते रहना है इसको। देखिए क्या है बता देता हूं। अब सेक्शन 112 वो क्या कह रहा है, वो सिंपल सी बात कह रहा है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 12A, यानी 112A जो अभी मैंने ये पढ़ा है आपको, ये जो अभी इतनी सारी कहानी करी थी 112A, इसके अलावा यानी जो ये पढ़ाया, ये जो पढ़ाया, ये इसके अलावा अगर कोई कैपिटल गेन है तो गवर्नमेंट बोली उस पे भैया सीधा 20% लगेगा। इंडिविजुअल एचयूएफ है तो वही 2.5 लाख वाली एग्जम्पशन दे दो। और भैया कैपिटल गेन अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है, जीरो कूपन बॉन्ड्स है 10%, विदाउट इंडेक्स। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट और क्या किया, अब गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट किया कि भैया ऐसा है कि आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज है, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, तो इंडेक्स करके कैपिटल गेन निकाल लो, बिना इंडेक्स करो, बिना इंडेक्स करे 10% टैक्स और इंडेक्स करे 20%, ये तुम्हारी चॉइस है। यानी कैपिटल गेन हम जो निकालते हैं ना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मान लो 20 लाख का बेचा और 10 लाख की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही है 15 लाख, तो 20 माइनस 15 5 लाख, ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया विद इंडेक्स, तो इस पे 20%। और 10 लाख विदाउट इंडेक्स है, 20 में से 10 गया 10, तो ये विदाउट इंडेक्स, तो इस पे 10%। तो विदाउट इंडेक्स कैपिटल गेन पे 10% और विद इंडेक्स कैपिटल गेन पर 20%, जो असेसी के बेनिफिट में वो काम वो कर सकते हैं। और फिर लास्ट में कहा नो चैप्टर 6A डिडक्शन, इसका मतलब इस पे कोई भी आपको डिडक्शन चैप्टर 6A 80C से 80U तक की नहीं मिलेगी। सो दिस वाज योर लॉन्ग पूरा कैपिटल गेन। और ये लास्ट के जो 3 सेक्शन मैंने कराए, खास करके 111A और 112A, प्लीज ढंग से करके जाना। हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे से बुक में भी दिए हुए प्रैक्टिकल्स, आप ट्राई करें, बढ़िया से करके जाना और एग्जामिनेशन बढ़िया से करना, अच्छे नंबर। आज की क्लास जो है ना यहाँ से ज्यादा कवर होता है आपका, ज्यादातर एग्जाम में यहाँ से आता है। सो आई थिंक आज की क्लास एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ लिए, मैं बता देता हूँ, अदरवाइज फिर आज की क्लास को हम यहीं विराम दे देंगे।
बताएं। ऑल क्लियर? सर 17-18 से कैसे मल्टीप्लाई होगा? बेटा 17-18 इसलिए हो रहा है, ये देखो मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो, डोंट वरी, मैं दिखाता हूं, एकदम समझ आएगा। ये डेट किस किस में आएगी, ये देखो जरा, ये डेट किस में जाएगी, बस ये देख लो, बस ये डेट किस में जाएगी, ये डेट जाएगी 17-18 में, इसलिए 17-18 का लिया है। क्लियर तरुण? इंडेक्स नंबर 17-18 का, हाँ इंडेक्स नंबर 17-18, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एकदम सही। तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। कल हम पीजीबीपी स्टार्ट करेंगे, द मोस्ट अवेटिंग और मोस्ट वेटेड वाला चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। और अगर आप रेगुलर रहे जैसा कि आप अभी तक हैं, तो आप मान के चलिए पीजीबीपी भी आपका बहुत अच्छा होने वाला है। ईमानदारी से बताइए, कैपिटल गेन एकदम क्लियर है या नहीं, या अब तक जो पढ़ा है वो सारा क्लियर है, या कोई अभी भी डाउट है? फटाफट बताएं। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? कोई भी लिखने में आलस ना करे, सर अब तक डाउट नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग ओके, क्लियर सर, क्लियर सर, वेरी गुड सर, नो डाउट टिल नाउ, वेरी गुड, वेरी गुड। बस यही चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास यही समाप्त। गुड नाइट, सी यू टुमारो 6 PM। ओ अमोल, डोंट वरी यार, एनी टाइम। तरुण पीजीबीपी तो होने दो यार, डोंट वरी, अभी पीजीबीपी होने देते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक था। देखो कैपिटल गेन आपने बोला था प्रॉब्लम करने वाला है, मैं नहीं समझता कहीं भी प्रॉब्लम है, बस आप रिवाइज कर डालिए, ठीक है। चलिए गुड नाइट, कल मिलते हैं। ओके सर।